बैटल थ्रू द हेवेंस की सोसम सी वीडियो के अंदर एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो इस वीडियो के अंदर एंट्री होने वाली है हॉल ऑफ सोल के सेकंड टियानजुन की, जिससे कि जवन भिड़ने वाला है। तो चलो यार ज्यादा बकवास न करते हुए वीडियो करते हैं शुरू। तो जैसा कि हमने इसके पिछले पार्ट में देखा था कि जो बोधिसत्व ट्री होता है वो वापस से ग्राउंड के अंदर चला जाता है, और जियाविन को भी अच्छे से पता था कि अगली बार जब ये बोधिसत्व ट्री अपीयर होगा तब तक हजारों साल गुजर चुके होंगे। यार ये सब सोचने के बाद जैसे जियाविन पीछे मुड़ के वहां से जाने वाला होते है तभी वहां का जो पूरा स्पेस होता है वो सील हो जाता है। तो हमारे इस वाले पार्ट की शुरुआत बिल्कुल वहीं से होती है जहाँ पे स्पेस को सील होते हुए देख जियाविन के एक्सप्रेशंस चेंज हो जाते हैं, और अभी इंटेंस फ्लक्चुएशंस ने पूरे स्पेस को कवर कर लिया होता है, और इसी वजह से कोई भी एनर्जी स्पेस से बाहर नहीं जा सकती। यार तभी जियाविन जिसके एक्सप्रेशंस डार्क और कोल्ड हो चुके थे उसका ध्यान जाता है उस तरफ जिस तरफ से स्पेशल फ्लक्चुएशंस फॉर्म हो रही थी, और जिस तरफ से ये स्पेशल फ्लक्चुएशंस ओरिजिनेट हो रही थी वहां पे जियाविन को हेवन डेमन फिनिक्स का बहुत बड़ा फिगर दिखाई देता है, और अभी ये स्पिरिचुअल फिनिक्स जियोफेंग के पीछे मौजूद था, और इसे देख के ऐसा लगता है जैसे कि स्पिरिचुअल फिनिक्स ने पूरे स्पेस को कवर कर लिया हो, और वो इंटेंस फ्लक्चुएशन इस स्पिरिचुअल फिनिक्स के अंदर से निकल रही थी। यार तभी जियाविन अपनी आईसी कोल्ड आवाज में कहता है कि हेवन डेमन फिनिक्स ट्राइब का अगला लीडर कोई और ही होगा, और जियाविन की ऐसी आईसी कोल्ड आवाज को सुन के जियोफेंग अंदर से कांप जाता है, और वो चिल्लाते हुए कहता है कि हन्यू तुम कुछ कर क्यों नहीं रहे हो, और जियोफेंग के इन शब्दों को सुन के हन्यू के चेहरे पे कोल्ड स्माइल आती है, और जैसे वो अपने हाथ को आगे बढ़ाता है तो उसके हाथ के ऊपर एक स्क्रॉल अपीयर होता है, और वो उसे तोड़ देते हैं, और जैसे वो स्पिरिचुअल स्क्रॉल टूटता है तो उसके अंदर से एक इंटेंस फ्लक्चुएशन बाहर आती है जो कि तुरंत ही जियोफेंग की बॉडी के अंदर एंटर कर चुकी थी, और इस भयानक लेवल की फोर्स को हासिल करने के बाद जियोफेंग अपने सामने के स्पेस को चीर देता है, और तभी उस टेयर के अंदर एक ब्लैक होल अपीयर होता है, और इस ब्लैक होल की दूसरी साइड से एक भयानक लेवल के ओरे को सेंस किया जा सकता था, और ऐसे फ्राइटनिंग लेवल के ओरे को सेंस करके वहां पे मौजूद सभी लोगों के एक्सप्रेशंस चेंज हो जाते हैं, और तभी एक बंदा चिल्लाते हुए कहता है बैंशिंग लेवल का एक्सपर्ट, और अभी जियाविन के एक्सप्रेशंस काफी ज्यादा सीरियस होते हैं क्योंकि इन गधों ने अभी तक हार नहीं मानी होती, और लगता है कि ये लोग अपने क्लैन के एक्सपर्ट्स को यहाँ पे समन करना चाहते हैं, लेकिन तभी जो जियाविन होता है वो अपनी ऐसी कोल्ड आवाज में कहता है कि हम लोग इन्हें सक्सेसफुल नहीं होने दे सकते, और ये कहती है जैसे जियाविन अपने हाथ को मूव करता है तो उसकी जो हेवली फ्लेम होती है वो तुरंत ही एग्लोमरेट होकर फायर बीस्ट में ट्रांसफॉर्म हो जाती है, और ये जो फिरोसिस फायर बीस्ट होता है ये तुरंत ही लाइटनिंग स्पीड से स्पिरिचुअल ब्लैक होल की तरफ शूट हो जाता है, और ये फिरोसिस बीस्ट जो कि फ्राइटनिंग लेवल के टेंपरेचर के लेके आगे बढ़ रहा था ये तुरंत ही उस स्पिरिचुअल ब्लैक होल के सामने अपीयर हो जाता है, लेकिन इससे पहले कि एक्सप्लोड हो पाता तभी उस ब्लैक होल के अंदर से एक रोका सोका सा हाथ बाहर आता है, और जैसे ही वो उस बीस्ट को पकड़ता है तो वहाँ पे काफी सारी ब्लैक फॉग फैलने लगती है, और एट द सेम टाइम वो जो रोका सोका सा हाथ होता है वो उस फ्लेम बीस्ट को तोड़ फोड़ देता है, और जब वो सोका सा हाथ उस फिरोसिस बीस्ट को इनहाइलेट कर देता है तो उस ब्लैक होल के अंदर से किसी बुड्ढे की आवाज सुनाई देती है। वो बुड्ढा खांसते हुए कहता है कि हनी ये बड़ी अनएक्सपेक्टेड बात है कि तुम जियाओ क्लैन के उस लोंडे को खत्म नहीं कर पाए, और ये आवाज जैसे ही वहाँ पे मौजूद सभी लोग के कानों में जाते हैं तो उस ब्लैक होल के अंदर से एक सूखी हड्डियों वाला बुड्ढा बाहर आता है, और ये बुड्ढा बहुत ही ज्यादा कुड़कलता है, और अभी इसके हाथ में मौजूद थी हड्डियों की एक वॉकिंग स्टिक, और इसकी आंखें इतनी ज्यादा डीप होती है किसी देख के अच्छे के फटके हाथ में आ जाए, और इस बुड्ढे के मुंह से निकले उन शब्दों को सुन के हन्यू के एक्सप्रेशंस भी चेंज हो जाते हैं, और वो कहता है कि ये सब सिर्फ एक एक्सीडेंट की वजह से हुआ है वरना मुझे उस स्पिरिचुअल स्क्रॉल का यूज नहीं करना पड़ता, और ये कहने के बाद हन्यू की नजर जाती है जियाविन के ऊपर, और वो कहता है कि ये लड़का एक महीने तक बोधिसत्व ट्री के अंदर ट्रेनिंग करके आया है, और इसी वजह से इसकी स्ट्रेंथ 209 चेंज के पीक पे पहुंच चुकी है, और ऊपर से इसके पास अभी भी कई सारे बोधिसत्व सीड्स मौजूद है, और एल्डर गोयू अब आपको इसे रोकने में मेरी हेल्प करनी होगी, और हन्यू के इन शब्दों को सुन के वो बुड्ढा जिसका नाम गोयू था वो थोड़ा हैरान हो जाता है, और उसकी आंखें जो कि हरे कलर में चमक रही होती है वो तुरंत ही जियाविन के ऊपर जाती है, और तभी उस बुड्ढे के चेहरे पे एक स्माइल आती है, और वो कहता है कि ये बड़ी अनएक्सपेक्टेड बात है, इस लड़के की किस्मत इतनी ज्यादा अच्छी है, और जिस तरह से अभी ओल्ड गोयू जियाविन को स्कैन कर रहा होता है उसकी वजह से जियाविन थोड़ा अनईजी फील करता है। यार तभी जियाविन एक गहरी सांस छोड़ता है, और लगता है कि जियाविन इस बार सच में एक जेन्युइन बैंशिंग से फाइट करने वाला है, और इस बुड्ढे को देख के गोकुलान के नल्ला चिल्लाते हुए कहता है कि एक्चुअली में इन कमीनों ने अपने क्लैन के एक्सपर्ट्स को समन कर लिया है, और अभी गु चिंगयांग के एक्सप्रेशंस भी काफी से सीरियस होते हैं, और जैसे वो अपने हाथ को क्लेंच करता है तो उसके हाथ में भी एक स्पिरिचुअल स्क्रॉल अपीयर होता है, लेकिन जब गु चिंगयांग इस स्क्रॉल को तोड़ देता है तो वो ये देख के शॉक्ड हो जाता है कि स्क्रॉल के अंदर से कोई भी स्पिरिचुअल फ्लक्चुएशंस बाहर नहीं जा रही, और ऐसे सीन को देख के यूनर अपने सर को हिलाते हुए कहते हैं कि सबसे अब कुछ नहीं होने वाला क्योंकि यहाँ के स्पेस को ऑलरेडी जियोफेंग की उस स्पिरिचुअल फिनिक्स ने सील कर दिया है, और जब तक उसकी मर्जी नहीं होगी तब तक यहाँ से किसी का भी कोई भी मैसेज बाहर नहीं जा सकता, और तभी वो बुड्ढा गोयू जियाविन के ऊपर से अपनी नजरों को हटा के यूनिट की टोली को देखता है, और मुस्कुराते हुए कहता है तो यहाँ पे गोकुलन की यंगर जनरेशन के एक्सपर्ट्स भी मौजूद है, और इस बुड्ढे की इस बात को सुन के हन्यू कहता है कि एल्डर गोयू हम यहाँ पे और भी टाइम को बर्बाद नहीं कर सकते, और अगर हम यहाँ पे और भी देर करते हैं तो सिचुएशन बदल भी सकती है, और हमें सबसे पहले जियाविन को पकड़ना होगा, और हन्यू कैसे उतावला होते हुए देख वो ओल्ड गोयू अपने सर को हिलाने लगता है, और कहता है कि मेरी सूखी और बूढ़ी हड्डियों के यहाँ तक पहुंचने में काफी टाइम लगा है तो तुम मेरे ऊपर ऐसे प्रेशर मत बनाओ, और भले ये भी बुड्ढा ऐसे बात कर रहा हो लेकिन तभी वो अपनी वॉकिंग स्टिक को लेकर आगे की तरफ बढ़ने लगता है, और तभी हवा में कई सारी आफ्टर इमेजेस क्रिएट होती है, और वो तुरंत ही जियाविन के सामने अपीयर हो गया था, और तभी बुड्ढे के चेहरे पे खतरनाक स्माइल आती है, और वो कहता है कि ये बड़ी अनएक्सपेक्टेड बात है, ये दो दी ब्लड लाइन के एग्जॉस्ट हो जाने के बाद भी जियाओ क्लैन तुम्हारे जैसे एक्सपर्ट को प्रोड्यूस कर पाया, और सच में ये काफी बड़ी बात है, और तुम्हारे हाथों से मेरे हन क्लैन की कई एक्सपर्ट्स की जान जा चुकी है, और अब तो तुम हमारे हन क्लैन के अंदर काफी फेमस हो
चुके हो और अभी जियान के चेहरे पे कोई भी एक्सप्रेशन मौजूद नहीं होते और वो गुयू के बॉडी से निकल रहे और को सेंस कर पा रहा था। और भले जियान अभी दूसरे पीक के 9 चेंज पे पहुंच चुका था, लेकिन फिर भी वो एक जेन्युइन बेंशिंग नहीं है। और अगर जियान की स्ट्रेंथ को ओल्ड गुयू की स्ट्रेंथ से कंपेयर करे तो अभी भी काफी पीछे है। अभी बुड्ढा गुयू कहता है कि तुम मुझे गुयू बोल सकते हो और अगर तुम चाहो तो तुम मुझे होल ऑफ सोल का सेकंड टियानजन भी बुला सकते हो। और शायद से ये टाइटल जो कि मेरे साथ काफी टाइम से ये तुम्हारे लिए काफी फेमिलियर होगा, लेकिन क्योंकि मैं बेंशिंग क्लास में एडवांस कर चुका हूँ तो मैं प्रेफर करता हूँ कि लोग मुझे सेंट गुयू बोले। और इस बुड्ढे की बात को सुनकर जियान की वॉइस सिकुड़ जाती है और वो कहते हैं सेकंड टियानजन। तो ये बुड्ढा एक्चुअली में होल ऑफ सोल के सेकंड टियानजन है और लगता है कि जिस तरह के टियानजन की रैंकिंग है तो आगे आने वाले एक्सपर्ट्स और भी पावरफुल होंगे। यार तभी जियान सोचता है कि होल ऑफ सोल का फर्स्ट टियानजन कितना ज्यादा पावरफुल होगा। हो सकता है कि वो दोशिंग क्लास में एंटर कर चुका हो, अब तो उसे फर्स्ट टियानजन बुलाना चाहिए। और फर्स्ट टियानजन के बारे में सोच के जियान का दिल बैठने लगता है। सच में सोल ऑफ सोल की स्ट्रेंथ काफी ज्यादा भयानक है और अगर किसी के पास दूसरे लेवल की स्ट्रेंथ नहीं होती तो फिर वो इनसे फाइट करते हुए अपने आप को भी नहीं बचा पाएगा। यार तभी जो जियावियन होता है वो अपनी मुट्ठियों कस लेता है और कहता है कि जैसे ये मैटर खत्म होता है तो मैं तुरंत उस बुद्धिस्ट हार्ट को रिफाइन करूंगा और बेंशिंग या फिर दोशिंग क्लास में एडवांस होने के बाद ही मैं सोल ऑफ सोल से पंगे संगे ले सकता हूँ। और जब से जब दाउसी पे था तब से वो सोल ऑफ सोल के पहाड़ का यूज करते हुए लगातार अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाता आ रहा है और अब जब तक उसकी पावर दोशिंग लेवल तक नहीं पहुंचती तो उसके पास हनग्लैंड के पावरफुल एक्सपर्ट से फाइट करने की एबिलिटी नहीं है। यार तभी हम वापस उस बुड्ढे गुयू को देखते हैं जो कि अभी खतरनाक तरीके से जियान को घूर रहा होता है और वो कई बार खांसते हुए कहता है कि चलो अभी इंट्रोडक्शन खत्म हुआ और इतना बोले हुए मुझे काफी टाइम हो चुका है, तो ज़ेउक्लैन की लड़की क्या तू मेरे साथ होल ऑफ सोल वापस चलेगा या फिर तो फाइट करना चाहता है। और ये सुन के जियान की आंखें ऐसी कोल्ड हो जाती है और जैसे अपने दोनों कंधों को हिलाते हैं तो उसकी बैक के ऊपर वो बोन विंग्स अपीयर होते हैं और इन बोन विंग्स को अपीयर होते हुए देख हेवन डेमन फिनिक्स टाइप के एक्सपर्ट्स की बोन सिकुड़ जाती है क्योंकि ये बोन विंग्स उन्हें काफी फेमिलियर फीलिंग देते हैं। खैर तभी जियान का ध्यान जाता है यूनर के ऊपर और वो कहता है कि यूनर क्या तुम इसे कुछ टाइम के लिए रोक के रख सकती हो। ये सुन के जियान अपने सर को हाँ में हिलाती है और तुरंत ही जियान के सामने आ जाती है और जैसे यूनर जियान के सामने अपीयर होती है तो तुरंत ही उसके फोरहेड पे गूगल ने क्लाइंट टैटू अपीयर होता है और तभी जो यूनर की आंखें होती है वो एकदम गोल्डन हो जाती है और इस सीन को देख के ऐसा लगता है जैसे कि यूनर की आंखें गोल्डन फ्लेम से भर चुकी हो और एट द सेम टाइम यूनर का जो ओरा होता है वो भी काफी देर से बढ़ने लगता है और यूनर को अपने सामने आते हुए देख जियान कहता है कि तुम अपना ख्याल रखना और ये कहते ही जियान पीछे चला जाता है और जैसे जियान अपने हाथ को मूव करते हैं तो 5 फ्लेम के क्लस्टर उसके सामने अपीयर हो जाते हैं और अब इस जियान को भी समझ आ चुका था कि अगर उसे गुयू को हराना है तो उसे अपने सबसे पावरफुल अटैक का यूज करना होगा। और जियान को ऐसे पीछे की तरफ जाते हुए देख बुड्ढे गुयू की भौहें सिकुड़ जाती है और वो कहता है क्या तुम फिर से हेवली फ्लेम्स को मर्ज करना चाहते हो। और ओल्ड गुयू ने भी हनग्लैंड के काफी मेंबर से सुन रखा था जियान की हेवली फ्लेम की मर्जर एबिलिटी के बारे में और जियान का ये फायर लोटस ही वो रीजन है जिसकी वजह से हनग्लैंड के कई मेंबर्स वापस नहीं लौट पाए। यार तो बुड्ढा गुयू कहता है कि मैं भी ये जानना चाहता हूँ कि तुम्हारे हेवली फ्लेम के ये मर्जर उतना ही ज्यादा पावरफुल है जितना कि रूमर्स में बताया जाता है। और अपनी बेंशिंग स्ट्रेंथ के साथ वो अभी यहाँ पे मौजूद सभी लोगों को नीचे नजर से देखता है और उसकी और इन लोगों की स्ट्रेंथ के बीच इतना बड़ा गैप है कि उसे टियान ग्लास की 2 स्किल्स भी नहीं भर सकती। लेकिन ऐसे से बुड्ढे गुयू को ये पता नहीं होता कि हनग्लैंड के वो एक्सपर्ट जो कि पहले जियान से फाइट कर चुके हैं शायद मरने से पहले उन सभी के दिमाग में भी यही बातें होगी। यार तो बुड्ढे गुयू की नजर जाती है यूनर के ऊपर जो कि उसे थोड़ी दूर पे प्रकट हो चुकी थी। वो कहता है कि गोकुलन की यूनर जिसके पास गोकुलन की डिवाइन ब्लड लाइन है और रूमर्स के हिसाब से तुम्हारे पास ही गोकुलन की सबसे परफेक्ट दोधी ब्लड लाइन है। ये कहने के बाद बुड्ढे के चेहरे पे एक स्माइल आती है और वो आगे कहता है कि तुम्हारी पोटेंशियल काफी अच्छी है लेकिन तुम अभी भी मेरा मैच नहीं हो। और जैसे ही आखिरी शब्द गुयू के मुंह से बाहर आते हैं तुरंत ही अजीब तरीके से उसकी बॉडी गायब हो जाती है और बुड्ढे को गायब होते हुए देख यूनर के एक्सप्रेशंस भी चेंज हो जाते हैं और वो तुरंत ही पीछे जाते हैं और उसका वो हाथ जैसे गोल्डन फ्लेम ने कवर करके रखा था उसे सामने के स्पेस में मार दिया जाता है और यूनर के इस फ्लेम के अंदर काफी भयानक लेवल का टेम्परेचर मौजूद होता है। खैर जैसे पाम अटैक आगे बढ़ता है तो स्पेस की फटके 464 हो जाती है और एट द सेम टाइम वो बुड्ढा गुयू वहाँ पे अपीयर होता है और जब यूनर एक ही अटैक में इस बुड्ढे गुयू को दोबारा से अपीयर होने में मजबूर कर देती है तो इस सीन को देख के बुड्ढा गुयू हंसने लगता है और हंसते हुए कहता है कि तुम्हारे सेंसेस काफी ज्यादा शार्प हैं और तभी मैं सोचूं कि तुम गोकुलन की यंगर जनरेशन में सबसे अच्छे पोटेंशियल को कैसे रखती हो। यार तभी उसका एक हाथ किसी स्नेक की तरह रोटेट होता है और तुरंत यूनर के पाम अटैक से टकरा जाता है और तब एक बैंग साउंड के साथ फ्राइटनिंग लेवल की विंड जो खतरनाक लेवल के टेम्परेचर को कैरी कर रही थी वो पूरे आसमान में फैल जाती है और इस फ्राइटनिंग अटैक की वजह से भी सेंट गुयू की बॉडी बिल्कुल भी नहीं हिलती, वही यूनर को थोड़ा पीछे हटना पड़ता है और जैसे यूनर अपने आप को स्टेबल करती है तो वो अपने दोनों हाथों को जोड़ लेती है और तुरंत ही उसके हाथ किसी लोटस की शेप ले लेते हैं और तभी यूनर कई कॉम्प्लिकेटेड हैंड सेल्स को परफॉर्म करती है और जैसे ही हैंड सेल्स कंप्लीट होती जा रही थी तो यूनर की बॉडी से एक ब्राइट फ्लेम इरप्ट होती है और जैसे ये गोल्डन फ्लेम अपीयर होती है तो ऐसा लगता है जैसे कि वहाँ का पूरा आसमान ही बर्न होने लगा हो और यूनर के इस गोल्डन फ्लेम को देख के बुड्ढा गुयू भी थोड़ा हैरान हो जाता है और उसकी आवाज पूरे आसमान में गूंजती है। वो कहता है गोल्ड एम्परर इंसर्टिंग हेवली फ्लेम और ये गोकुलन के द्वारा इनहेरिट की जाने वाली वही हेवली फ्लेम है जो कि हेवली फ्लेम रैंकिंग में 4th रैंक पे आती है और ये बड़ी अनएक्सपेक्टेड बात है कि तुम्हारी जैसी छोटी लड़की इस हेवली फ्लेम को सबड्यू करने में सक्सेसफुल रही और जब ये हेवली फ्लेम आसमान को जला रही होती है तो कई छोटे छोटे हेवली फ्लेम के ट्रेसेस नीचे गिरते हैं और ये गोल्डन एम्परर इंसर्टिंग फ्लेम फ्लेम रैंकिंग में 4th रैंकिंग में आती है और ये बस उस लेजेंडरी प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम से ही पीछे है। और भले ये गोल्डन एम्परर इंसर्टिंग फ्लेम उस प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम की तरह मिस्टीरियस ना हो लेकिन एंशिएंट टाइम में
तो इसने भी तबाही मचा के रखी थी और ऊपर से हैविल फ्लेम गोकुलर की इनहेरिटेंस है, उसे सबड्यू करना हर किसी की बस की बात नहीं है। और इसी वजह से जब ये बुड्ढा गुयू हैविल फ्लेम को पहचान लेते हैं तो उसका दिल अंदर से थोड़ा हिल जाता है। और जियान जो कि अपने फायर कलर एंग्री बोतल और उसको बनाने में लगा हुआ था वो भी से इंटेंस फ्लक्चुएशंस को महसूस करता है। और अभी जियान भी अंदर से हिल चुका था। वो कहता है तो मैंने एकदम सही गैस किया था, ये गोल्डन एम्परर इंसर्टिंग हैविल फ्लेम ही है। और भले ही इससे रिलेटेड काफी केसेस जियान के दिमाग में पहले से चल रहे थे, लेकिन यूनर इस गोल्डन एम्परर इंसर्टिंग फ्लेम का बहुत ही कम यूज करती है और इसी वजह से जियान कभी भी इस चीज को लेकर कंफर्म नहीं हो पाया। और अभी जियान भी थोड़ा हेल्पलेस फील करते हैं। वो कहते हैं कि गोकुलन एक एंशिएंट क्लैन कहलाने के लायक है, इनकी इनहेरिटेंस में से खतरनाक लेवल की हैविल फ्लेम भी मौजूद है। और फ्लेम रैंकिंग में हैविल फ्लेम की रैंकिंग कुछ ज्यादा ही आई है और ये चीज दिखाती है कि ये फ्लेम कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। यहाँ तक कि जियान की न्यू हैविल फ्लेम जो कि 4 तरह की हैविल फ्लेम का मर्जर है वो भी इसकी स्ट्रेंथ से कंपेयर नहीं की जा सकती, क्योंकि हैविल फ्लेम रैंकिंग में जो भी हैविल फ्लेम टॉप पे होती है उसकी स्ट्रेंथ कुछ ज्यादा ही टेरिफाइंग होती है। और इसका परफेक्ट एग्जांपल है टॉप 3 की हैविल फ्लेम्स। और जैसे कि कहावत है कि वो फ्लेम्स दुनिया को भी तबाह कर सकती है, तो वो बिल्कुल भी गलत नहीं, क्योंकि एंशिएंट टाइम में जब जब इस तरह की हैविल फ्लेम अपीयर हुई है तो सिर्फ दुनिया में कियोसी मचा है। यार इन सब विचारों को झटा करने के बाद जियान एकदम फोकस मोड में आ जाता है और अभी वो चारों हैविल फ्लेम्स एक दूसरे में मर्ज हो चुकी थी और एक टेरिफाइंग और चारों तरफ फैलता है। यार तभी जो गुयू होता है वो आगे बढ़ता है, उसकी जो हरी हरी आंखें होती है वो जाती है यूनर के ऊपर और वो कहता है कि रूमर्स के हिसाब से गोल्डन एम्परर इंसर्टिंग हैविल फ्लेम दुनिया को भी जला सकती है और इसकी फेरोसिटी के काफी चर्चे फैले हुए हैं। चलो मैं भी देखना चाहता हूँ कि क्या वो बातें एकदम सच है। और जैसे उसके मुंह से सब बाहर आते हैं तो बुड्ढे गुयू की बॉडी से खतरनाक लेवल की ब्लैक फॉग बाहर आने लगती है और पलक झपकती है ब्लैक फॉग आसमान के काफी बड़े एरिया को कवर कर लेती है। और इस ब्लैक फॉग के अंदर काफी डार्क और चिली एनर्जी छुपी हुई थी और इसी वजह से आसमान का टेम्परेचर कितना भी हाई क्यों ना हो, लेकिन ये ब्लैक फॉग बिल्कुल भी सेटल नहीं होता, बल्कि बुड्ढे गुयू के कंट्रोल में ब्लैक फॉग एक बहुत बड़े हड्डियों के ढांचे में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और ये जो ब्लैक स्केलेटन होता है ये लगभग 10,000 फुट का था और इस हड्डियों के ढांचे के अंदर से एक डेंजरस फीलिंग बाहर आती है और एट द सेम टाइम इसकी बॉडी से एक डार्क ब्लैक फॉग रिलीज होती है और इसी रीजन की वजह से एक हैवी प्रेशर वहाँ पे चारों तरफ फैलने लगा था और ऐसे भयानक प्रेशर को सेंस करके वहाँ पे मौजूद काफी लोग चिल फील करते हैं। और अभी का जो एटमॉस्फेयर था वो काफी गंदा और कोल्ड हो चुका था और आसमान में ब्लैक फॉग से इकट्ठा हुए इस बड़े से स्केलेटन को देख के हन्यू भी थोड़ा हैरान हो जाता है और वो कहता है कि डार्कनेस स्केलेटन किंग, इन्होंने फाइटिंग की स्टार्टिंग में इस खतरनाक लेवल के स्केलेटन को समन कर लिया। ये लगता है एल्डर गुयू इस फाइट को लेकर काफी ज्यादा सीरियस है और इस गोल्डन एम्परर इंसर्टिंग हैविल फ्लेम को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लिया जा सकता। और अगर इस बड़े से ब्लैक स्केलेटन की बात करें तो फिर ये लो वोलेट टेन क्लास के एक 2 स्किल है और इस 2 स्किल का यूज करने के बाद कोई भी एक्सपर्ट आसपास की नेचुरल एनर्जी से इस बड़े से स्केलेटन को बना सकता है और ये स्केलेटन मेटल की तरह एकदम हार्ड होता है, उसके ऊपर वाटर और फायर का कोई भी असर नहीं होता और ऊपर से इसके बॉडी के हर एक पार्ट में एक डार्क और चिली एनर्जी छुपी होती है। और अगर इसका अटैक किसी ऑर्डिनरी एक्सपर्ट से टकरा जाता है तो भले ही वो बाहर से एकदम ठीक हो लेकिन अंदर से उसकी सोल टूट फूटने लगती है और इसी वजह से लोग इसे काफी टेरिफाइंग मानते हैं। और क्योंकि ये ओल्ड गुयू एक बैंशिंग लेवल की स्ट्रेंथ को रखता है तो इस 2 स्किल का यूज करने के बाद जब वो डार्कनेस स्केलेटन किंग को समन करेगा तो उसकी स्ट्रेंथ डेफिनेटली और भी टेरिफाइंग लेवल पे होगी। इवन वो एक्सपर्ट जो कि बैंशिंग क्लास में पहुंच चुके हैं उन्हें भी इस चीज से काफी केयरफुल रहना होगा और अगर वो थोड़ा भी केयरलेस रहते हैं तो ये चीज उनके लिए काफी ज्यादा भयानक हो सकती है। और इस भयानक से स्केलेटन को समन करने के बाद ओल्ड गुयू अपनी स्टिक को उठा के यूनो की तरफ पॉइंट कर देता है। इसी सीन के साथ हमारा ये वाला पार्ट यहीं पे खत्म होता है और इसका जो नेक्स्ट पार्ट है उसके अंदर तबाही मचने वाली है, क्योंकि जो अपना जियाओयान है वो ओल्ड गुयू का मार मार के भूत बनाने वाला है और लास्ट में एंट्री होगी अपने लेजेंडरी मास्टर याओलाओ की। और अगर ये वीडियो आपको आज ही देखनी है तो मेंबरशिप ले सकते हो, क्योंकि मेंबर्स के लिए मैं एक दिन पहले ही वीडियो डाल देता हूँ। यार ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर से बताना और अगर आप लोग चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर देना और वीडियो को लगता है आपने पहले से ही कर दिया होगा। तो चलो यार इस वीडियो करते हैं यहीं पे एंड और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल टेक केयर एंड बाय बाय एंड लव यू ऑल गाइस। बोलो महादेव महादेव।